नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। यूक्रेन के एक शहर पर ऐसा हमला हुआ जिसके बाद नाटो और यूक्रेन में गहरी खामोशी छा गई है। हमले की खबर रूस की एक न्यूज एजेंसी ने छापी, जबकि ज़ेलेंस्की ये बात मानने को तैयार नहीं कि उनके देश में नाटो का एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर मिसाइल अटैक में पूरी तरह से तबाह हो गया। लेकिन जर्मनी के चांसलर ने ऐसी बात कह दी कि अब अमेरिका को भी मुंह छुपाना पड़ सकता है। यूक्रेन के फ्रंट से अब ऐसे वीडियो आ रहे हैं जो सेना की किसी भी टुकड़े, चाहे वो बटालियन हो या फिर ब्रिगेड, सैनिकों के दिल में दहशत पैदा कर सकते हैं। ये है रूस की वायुसेना का सुखोई 25, जो बहुत नीचे उड़ते हुए दुश्मन पर बमबारी करता है। सुखोई 25, जिसे फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है, ये रूस का बहुत ही खतरनाक बॉम्बर विमान है। ये जमीन से 10 से 20 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए रडार की रेंज से बाहर रहता है। लेकिन ऐसे विमान यूक्रेन के पास भी हैं और अब दोनों तरफ से ऐसे विमानों का इस्तेमाल उन ठिकानों पर किया जा रहा है जहां भी सेना के गोदाम हैं, या फिर बड़ी तादाद में सैनिक एक ही जगह पर तैनात हैं। 10 से 20 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए ये दुश्मन के ठिकाने पर बहुत खामोशी से हमला करते हैं ताकि दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके और वो काउंटर अटैक भी ना कर पाए। लेकिन ऐसे ही एक हमले ने इस वक्त यूक्रेन से लेकर पूरे नाटो की नसों में थिरकन मचा दी है। रूस की एक न्यूज एजेंसी ने धमाकेदार दावा किया है। दावा यह है कि रूस ने यूक्रेन के यावोरिव शहर पर किंजल मिसाइल से अटैक किया है। यह हमला ऐसी जगह पर किया गया जहां नाटो के पूर्व सैनिक और अफसर मौजूद थे। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सवाल है कि क्या ऐसा वाकई हुआ है या फिर यह सिर्फ रूस की मीडिया का प्रोपेगेंडा है। यूरोप की मीडिया में भी यह खबर फैली, लेकिन अब तक ऐसे हमलों को लेकर कोई रिएक्शन नहीं आया है। यूक्रेन के यावोरिव शहर में एक ट्रेनिंग सेंटर है और यहीं पर यूक्रेन की सेना को नाटो से ट्रेनिंग भी मिलती है। अब यहीं पर अगर पुतिन की किंजल मिसाइल का अटैक हुआ है तो समझ लीजिए कि धमाका भी बहुत बड़ा हुआ है और मरने वालों की तादाद भी इतनी होगी जो पूरे नाटो को डरा सकती है। जिस जगह किंजल मिसाइल से हमला हुआ वो शहर यावोरिव पोलैंड बॉर्डर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। जिस जगह किंजल मिसाइल का अटैक हुआ वो जगह नाटो के हथियारों का गोदाम कही जाती है। जिस जगह किंजल मिसाइल गिरी वहां करीब 300 सैनिकों के रहने की व्यवस्था थी। अगर यहां नाटो और यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है तो समझ लीजिए कि ज़ेलेंस्की के साथ पूरा नाटो बहुत ज्यादा दबाव में आ चुका है। Gleichzeitig müssen wir, indem wie wir die Ukraine unterstützen, dafür Sorge tragen, dass das nicht zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO eskaliert. Und da sage ich ganz klar, das geht nicht ohne Besonnenheit, das geht nicht ohne, dass man jeden einzelnen Schritt sorgfältig überlegt und bedenkt, was das für diese Eskalationsgefahr bedeutet. अगर यूक्रेन के यावोरिव शहर पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला हुआ है तो कोई शक नहीं कि तबाही का लेवल बहुत ज्यादा होगा। पुतिन 2018 में किंजल मिसाइल को पूरी दुनिया के सामने लाए थे और फिर बताया था कि यह एक ऐसी मिसाइल है जो आवाज की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा स्पीड से हमला करती है। इसे ट्रैक करना भी आसान नहीं है, मारना तो दूर की बात है। ये रूस के सुपरसोनिक बॉम्बर जेट MiG-31 से दागी जाती है। MiG-31 खुद करीब आवाज की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा उड़ता है। ये MiG-25 का नया वर्जन है
जो कभी रूस का एक टोही विमान था। MiG-25 भारत के पास भी था और ऐसे 8 फाइटर जेट बरेली एयरबेस पर तैनात थे। अब ये MiG-31 रूस की स्ट्रेटेजिक फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये विमान अब हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस कर दिया गया है, जिसकी वजह से रूसी एयर पावर की रेंज कई गुना बढ़ गई है। किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये रूस की इस्कंदर मिसाइल का एयर वर्जन कही जाती है। रफ्तार है 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मिसाइल 2,000 किलोमीटर की रेंज तक परमाणु वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है। रूस इस वक्त यूक्रेन में अपनी जिन 3 बड़ी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, उनमें इस्कंदर और किंजल बैलिस्टिक मिसाइल बड़ा नाम है। दरअसल इस्कंदर के एयर वर्जन को ही किंजल कहा जाता है। किंजल जैसे हमलों को काउंटर करने के लिए ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि वो रूस के अंदर मिलिट्री अड्डों पर हमला करें। Президенту Байдену за те, що вони нещодавно дозволили використовувати Хаймарс по регіону, Харківському регіону, саме по прикордонню з Україною. Чи цього достатньо? Ні, тому що я вам навів приклад аеродромів. एक तरह से यूक्रेन में बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है। ये भड़कती हुई आग, ये शोले, और इन्हें बुझाने की कोशिश करता है यूक्रेन। रूस में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद पुतिन ने जैसे यूक्रेन की तबाही का नया ऑर्डर जारी किया, ज़ेलेंस्की के शहरों पर कयामत टूट पड़ी। जलती इमारतें और आसमान की तरफ बढ़ता हुआ काला धुआं। पुतिन की तरफ से मिसाइलों के ऐसे हमले हो रहे हैं कि ओडेसा से लेकर खार्किव सब कुछ जल रहा है। ऐसी एयर स्ट्राइक हो रही है जिसे रोकना ज़ेलेंस्की के लिए नामुमकिन हो गया है। क्या पुतिन के इस नई सुनामी से ज़ेलेंस्की बच पाएंगे? इस सवाल का जवाब अमेरिका के पास भी नहीं है। ये सुनामी है पुतिन की, ये सुनामी है पुतिन की फौज की। इस सुनामी के आगे सुमे ढह जाएगा, खार्किव खत्म हो जाएगा और कीव को रौंद डालेंगे पुतिन। इस सुनामी के सामने कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ पुतिन का कब्जा होगा, जो पूर्वी यूक्रेन से आगे बढ़कर अब यूक्रेन की राजधानी को निकल जाएगा। अब इस सुनामी को लेकर असली खबर क्या है, इसे गौर से समझिए, क्योंकि पुतिन की फौज को करो या मरो का ऑर्डर दे दिया गया है। खबर यह है कि रूस की सेना खार्किव के अंदर करीब 10 किलोमीटर तक घुस चुकी है। यह बात खुद ज़ेलेंस्की ने बताई है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि खार्किव को रौंदने के लिए पुतिन के 30,000 सैनिक तैयार हैं। इतने सैनिकों को रोकने के लिए यूक्रेन ने 3 दीवार तैयार की हुई है। 3 दीवार यानी रूस को रोकने के लिए 3 डिफेंस लाइन तैयार हैं। खार्किव में जहां यूक्रेन की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तैयार है, वहां रूस की फौज पहुंच चुकी है। यानी करीब 10 किलोमीटर अंदर घुसी रूस की सेना का सामना यूक्रेन की फौज से लगातार हो रहा है। वहीं ज़ेलेंस्की का दावा है कि इसके आगे रूस की रक्षा पंक्ति की दूसरी दीवार भी है और फिर सबसे खतरनाक उसकी फोर्स यानी तीसरी दीवार बनकर भी खड़ी हुई है। Росія хоче показати, ніби це саме вона визначає, що буде далі з війною. Наше завдання – зірвати російську спробу розширити війну та не давати окупанту зламати і фронт, і нашу дипломатію, те, як ми наближаємо справедливий мир. रूस का चौतरफा हमला कैसे हो रहा है, उसके लिए ये धमाका देखिए। क्राइमिया के पास समंदर में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। एक बार फिर इस धमाके को देखिए। धमाके में यूक्रेन की आत्मघाती फास्ट बोट घूम रही है। ये ड्रोन बोट रूस के ठिकानों और उसके वॉरशिप को टारगेट करना चाहती है। अब रूस हेलीकॉप्टर गनशिप के जरिए इन्हें चुन चुन कर मार रहा है। रूस का दावा है कि हाल में उसने यूक्रेन के 100 ड्रोन खत्म किए हैं। ये पूरी मदद नाटो की तरफ से की जा रही है। यूक्रेन को नाटो से F-16 की सप्लाई ने रूस को थोड़ा बेचैन किया है और ये बात समझते हुए ज़ेलेंस्की ने बड़ी डिमांड रख दी है।
ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को 120 से 130 F-16 फाइटर जेट की जरूरत है और इससे कम जहाज मिलने पर वो रूस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यूक्रेन की सेना कह रही है कि वो सिर्फ 25% हथियार से युद्ध लड़ रही है। यूक्रेन को अमेरिका से मंजूरी मिलने पर हॉलैंड से 24 और डेनमार्क से 19 F-16 मिलने हैं, लेकिन अब ज़ेलेंस्की ने 3 गुना फाइटर जेट की डिमांड सामने रख दी है, यानी पुतिन को रोकने के लिए 3 गुना ज्यादा ताकत की मांग की है। अब क्या ये डिमांड पूरी होगी? हॉलैंड में अभी यूक्रेन के पायलट F-16 पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन क्या ये वाकई पुतिन की वायुसेना का मुकाबला कर पाएंगे? अभी कहना बहुत मुश्किल है। Звичайно, ми працюємо над тим, щоб дати Україні більше захисту ППО. Працюємо з усіма партнерами і дійсно в постійному режимі переконуємо їх. І ще одне. Ніколи російський терор не буде залишатись безкарним. Ми крок за кроком робимо так, щоб російська держава відчувала наслідки і ціну свого. यूक्रेन को एयर डिफेंस चाहिए, फाइटर जेट भी चाहिए, मिसाइल और रॉकेट के साथ तोप के गोले भी चाहिए। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने अब ऐसे ही और हथियारों का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने हथियारों की एक लिस्ट तैयार कर ली है। ज़ेलेंस्की को अमेरिका के नए हथियार पैकेज से बड़ी उम्मीद है। जून के महीने में यूक्रेन के और टुकड़े ना हो, इसके लिए व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें $6 बिलियन के वो हथियार हैं जो रूस के हमलों पर ब्रेक लगा सकते हैं। $6 बिलियन यानी 50,000 करोड़, इतनी रकम में यूक्रेन को मिलने वाले हथियार देख लीजिए। इसमें पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें हाइमार्स मल्टी रॉकेट सिस्टम है, साथ में 155 मिलीमीटर वाले तोप के गोले हैं। सवाल है कि ये हथियार कब तक रूस को रोके रहेंगे? कब तक नाटो व्लादिमीर पुतिन के इरादों को कमजोर करने का दावा करेगा, जबकि अब तक के युद्ध में वो पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। जून 2024 का महीना यूक्रेन के लिए वो आफत लेकर आया है जिसका सामना ज़ेलेंस्की ने अभी तक नहीं किया है। सवाल है कि आगे क्या होगा? यूक्रेन को डर है कि जून के महीने में रूस ने उसके 100 टुकड़े करने का प्लान बना लिया है, लेकिन ज़ेलेंस्की लगातार अपनी फौज में हौसले का ईंधन भरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि खार्किव के आसपास उनकी सेना का कमांड स्ट्रक्चर चकनाचूर न हो जाए। रूस का दावा है कि उसने खार्किव के आसपास कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। मिशन खार्किव को 1 महीना होने वाला है और अब वो वक्त आ गया है जब पुतिन की तरफ से निर्णायक हमला होने वाला है, जो बहुत खतरनाक बताया जा रहा है। पुतिन की बख्तरबंद गाड़ियां लगातार खार्किव और चशिव यार इलाके को घेर रही हैं और इनमें से कई को ज़ेलेंस्की ने टारगेट बनाने का दावा भी किया है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि ताजा हमले के दौरान उनकी सेना ने रूस के परखच्चे उड़ा दिए हैं। यूक्रेन का युद्ध तीसरे साल में चल रहा है और अब तक पुतिन के कब्जे में यूक्रेन की 20% जमीन आ चुकी है। गाजा जल रहा है, रफा भी जल रहा है। बाइडेन का शांति प्रस्ताव भी असर करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, इजराइल में नेतन्याहू की युद्ध नीतियों के खिलाफ लोग अब सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमास कह रहा है कि वो बंधकों वाली शर्त मानने के लिए तैयार है, लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमास के आखिरी लड़ाके के मारे जाने तक ये युद्ध जारी रहेगा। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये है कि क्या फिलिस्तीन इजराइल युद्ध रूस यूक्रेन युद्ध की तरह अभी और लंबा खींचेगा? क्या बाइडेन का शांति प्रस्ताव भी फेल हो जाएगा? हमास के खिलाफ नेतन्याहू का फाइनल वॉर। रफा टू गाजा, बम, बारूद और गोलियों की बौछार।
टैंकों ने 2 शहरों को खाक में मिला दिया। हमास ने कहा शांति के लिए तैयार। इजरायल ने कहा अंतिम लड़ाके की मौत तक युद्ध रहेगा जारी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन फिलिस्तीन इजरायल युद्ध को रोकने के लिए शांति प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। दुनिया भर के कई देश नेतन्याहू से शांति की अपील कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल की आलोचना हो रही है, लेकिन नेतन्याहू के तोप के गोले थम नहीं रहे हैं। गाजा पट्टी में शुरू हुआ विध्वंस का खूनी खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजरायली सैनिकों ने वेस्ट बैंक में स्थित अकबत जब्र रिफ्यूजी कैंप पर रेड के दौरान एक 15 साल के किशोर को गोली मार दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी किशोर बुरी तरह जख्मी था, लेकिन उसे डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया गया। आखिरकार उसकी मौत हो गई। रफा में हेल्थ सर्विस पूरी तरह से ठप हो गई है। WHO के मुताबिक रफा में सक्रिय एकमात्र अल हिलाल एमिरेट हॉस्पिटल भी बंद हो गया है। भीषण संघर्ष की वजह से एक तरफ जरूरी सामान की आपूर्ति बुरी तरह से चरमरा गई है, तो दूसरी तरफ राहत एवं बचाव दल के सदस्य भी इलाके में सेवा देने से इनकार कर रहे हैं। इस बीच इजरायल ने कहा कि उसे अभी तक जो बाइडेन के पीस प्रपोजल का लिखित दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है। इजरायल ने जो बाइडेन के शांति प्रस्ताव पर विचार करने के लिए जल्द ही वॉर कैबिनेट की बैठक करने की बात कही है। बाइडेन ने 3 सूत्रीय शांति प्रस्ताव रखते हुए इजरायल और हमास से इसे अपनाने की अपील की है। This is truly a decisive moment. Israel has made their proposal. Hamas says it wants a ceasefire. This deal is an opportunity to prove whether they really mean it. Hamas needs to take the deal. For months, people all over the world have called for a ceasefire. Now it's time to raise your voices and demand that Hamas come to the table, agrees to this deal, and end this war that they began. अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा पट्टी में शांति बहाली के लिए 3 सूत्रीय फॉर्मूला सामने रखा है। इस 3 सूत्रीय फॉर्मूले में क्या क्या है, पहले इसे समझते हैं। इसमें पहला है हमास इजरायल के बीच युद्ध विराम, घनी आबादी वाले इलाकों से इजरायली सेना की वापसी। दूसरा है इजरायली बंधकों की रिहाई, फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली। और तीसरा है गाजा के रिहायशी इलाकों का पुनर्निर्माण, घरों, स्कूलों और अस्पतालों को बनाने के लिए अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय मदद से एक विशाल पुनर्निर्माण योजना। هذا المقترح جاء متأخر ومع ذلك أن يأتي متأخرا خيرا بكثير من أن لا يأتي بتاتا، فلذلك نأمل من الله عز وجل ونأمل من الإدارة الأمريكية والمجتمع الأوروبي بشكل عام الاستمرار في الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار ومن أجل إحياء أطفال غزة ونساء غزة، لأن أكثر القتلى وأكثر الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والنساء। बाइडेन ने इजरायल और हमास के इस प्रस्ताव पर बातचीत करने की अपील की है, लेकिन मामला अभी अटक गया दिख रहा है। हमास की ओर से कहा गया है कि प्रेसिडेंट बाइडेन का प्रस्ताव पॉजिटिव है, लेकिन उसे अभी तक लिखित में कुछ भी नहीं मिला है। अब ये देखना है कि बाइडेन के शांति प्रस्ताव पर नेतन्याहू का क्या स्टैंड है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर से दोहराया है कि जब तक हमास की सैन्य और प्रशासनिक क्षमताएं नष्ट नहीं हो जाती, सभी बंधक रिहा नहीं हो जाते, तब तक गाजा में स्थायी संघर्ष विराम नहीं होगा। ऐसे में शांति प्रस्ताव पर बातचीत को आगे बढ़ाने की चुनौती बढ़ गई है। इससे पहले हमास ने भी इजरायल को शांति प्रस्ताव दिया था, जिसे इजरायल ने मानने से इनकार कर दिया था। हमास के प्रस्ताव में इजरायली सैनिकों की गाजा से बंधकों को छोड़ने की बात कही गई थी। गाजा में संघर्ष विराम के लिए मिस्र में बातचीत भी हुई, जो कि बेनतीजा रही थी। उस वक्त हमास पूर्ण संघर्ष विराम की मांग कर रहा था। वो चाहता था कि स्थायी संघर्ष विराम के साथ गाजा में युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो और इजरायली सेना वापस लौट जाए। वहीं इजरायल कुछ समय के लिए लड़ाई रोकने पर जोर दे रहा था। इस बीच इजरायली सेना ने गाजा और मिस्र की सीमा से लगने वाले गलियारे फिलाडेल्फी कॉरिडोर को कब्जे में लेने का दावा किया है। रणनीतिक रूप से अहम माने जाने वाले इस गलियारे को फिलाडेल्फी कॉरिडोर कहा जाता है। ये एक बफर जोन है।
इसे बफर जोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मिस्र और गाजा के बीच का तटस्थ इलाका है। वहीं इस गलियारे पर कब्जे के बाद अब गाजा की पूरी जमीनी सीमा इजरायल के नियंत्रण में आ गई है। आईडीएफ ने बताया कि यहां उसे 20 सुरंगें मिली हैं। इन सुरंगों का इस्तेमाल हमास गाजा में हथियारों की तस्करी के लिए करता था। आईडीएफ प्रवक्ता डेविड मेंसर के मुताबिक, मैं इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं कर सकता हूं कि हमारे सैनिकों ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया है, जो मिस्र और रफा के बीच का संकीर्ण सीमा गलियारा है। लेकिन मिस्र ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर में सुरंग मिलने के इजरायल के इस दावे को खारिज कर दिया है। इस कब्जे के दावे के बाद तनाव और बढ़ गया है। दूसरी तरफ इजरायल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि इजरायली सरकार हमास के साथ बातचीत कर युद्ध बंद करे और बंधकों की सकुशल वापसी सुनिश्चित कराए। Because we want our hostages back and we want to make sure that our government listens to President Biden, Yosef as we call him, Joe, and help listen and bring, take the deal and bring the hostages back. They deserve it. It's the right moral thing to do. लेकिन इजरायल में जहां एक ओर विरोध और प्रदर्शनों का दौर है, तो दूसरी ओर इजरायल धुर दक्षिणपंथी नेता किसी भी तरह के शांति प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का मानना है कि इजरायली हमले में हमास इस कदर तबाह और बर्बाद हो चुका है कि बहुत जबरदस्त पलटवार की आशंका उसकी ओर से पैदा नहीं होती। लिहाजा इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर अगर शांति प्रस्ताव के खिलाफ घरेलू स्तर पर दबाव डाला जाता है तो उन्हें झुकना नहीं चाहिए। इजरायल में सड़कों पर उतरे लोग भी बाइडेन के बयान का समर्थन कर रहे हैं। I think the latest proposal that came out of Netanyahu and Biden has put out to us yesterday is as good as a proposal is going to be at this point. It is absolutely paramount that all sides accept this proposal now. We do feel it's our last chance. Many of the hostages already are no longer with us, and some of them are in their last strength. So we need to get this deal, accept this deal. Many people in security in Israel tell us that Israel is able to sustain the cost of this deal. It is a very difficult situation. We have many hostages that are civilians that are kept in Gaza for 239 days. These people must come back home now. युद्ध विराम के लिए इजरायल में जो लोग सड़कों पर उतरे हैं वो चाहते हैं कि उनके बंधक बनाए गए परिजनों की जल्दी से जल्दी रिहाई हो। इन लोगों की आशंका है कि युद्ध लंबा खिंचने के बीच कहीं उनके परिजनों को मौत के घाट न उतार दिया जाए। इजरायल भी शांति प्रस्तावों के बीच सबसे अहम इसी बात पर जोर देता रहा है कि हमास बंधकों को रिहा करे, लेकिन हमास इजरायली बंधकों को हथियार की तरह इस्तेमाल करता रहा है। जब भी इजरायली हमले हमास को दहलाने लगते हैं, हमास बंधकों की रिहाई की शर्त मानने की बात करने लगता है। लेकिन तथ्य ये है कि इतने दिनों के बाद युद्ध और बातचीत के बीच अब तक सिर्फ एक बार इजरायली बंधकों की रिहाई हो पाई है। एक ये भी वजह है कि नेतन्याहू हमास के साथ किसी शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं होते। बाइडेन के शांति प्रस्ताव पर इजरायल का स्टैंड बदलता है या नेतन्याहू प्रस्ताव ठुकरा देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अक्टूबर 2023 में हमास ने सीमा पार कर इजरायल पर हमला बोला था, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे, जबकि 252 लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले जाया गया था। उसके बाद युद्ध शुरू होने के बाद से फिलिस्तीन के 35,984 लोग मारे गए हैं और 80,643 लोग घायल हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि आईडीएफ ने गाजा में 8 नरसंहार किए। इसमें आगे कहा गया है कि कई पीड़ित अभी भी मलबे के नीचे दबे हैं या सड़कों पर हैं। नेतन्याहू अब की बार हमास या यमन के हूथी या लेबनान के हिजबुल्लाह की ओर से होने वाले हमलों की आशंका को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि रफा या गजा पर अटैक के दौरान बड़ी संख्या में आम लोगों की मौत हो रही है। विश्व बिरादरी की चिंता इन्हीं मासूम लोगों की मौत से जुड़ी है। इसीलिए इजरायल से शांति प्रस्ताव मानने की बार बार अपील की जा रही है। यहां तक कि अमेरिका ने इजरायल को रफा हमले के दौरान साथ नहीं देने का हलफ तक उठाया, लेकिन नेतन्याहू पर इसका असर नहीं हुआ। अब देखना है कि बाइडेन के शांति प्रस्ताव के बाद युद्ध की क्या दिशा और दशा होती है। रफा पर हुए हमले को देखकर हिजबुल्लाह ने अपनी सीक्रेट फोर्स को एक्टिव कर दिया है। ये सीक्रेट फोर्स दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक किडनैपिंग फोर्स मानी जाती है। देखिए, खबर तो ये भी है कि हसन नसरुल्लाह ने इजरायली सैनिकों को अगवा करने का ऑर्डर जारी कर दिया है।
हिजबुल्लाह ने एक बार फिर ईरान की मिसाइल से इजराइल का टैंक फोड़ डाला। ये है अल्मास मिसाइल फायर की जाती फिर लेबनान इजराइल बॉर्डर पर अल मर्ज मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ती है। यहाँ पहाड़ पर बने मिलिट्री बेस पर खड़ी है इजराइल की बख्तरबंद गाड़ी नेमर। मिसाइल अचानक अपनी ऊंचाई बढ़ाती है, टारगेट को पहचान लिया जाता है। इसके बाद नेमर बख्तरबंद गाड़ी पर टॉप एंगल अटैक के लिए तैयार हो जाती है। सटीक निशाने के साथ टारगेट खत्म कर दिया जाता है, लेकिन इस मिसाइल से भी खतरनाक प्लान पर हिजबुल्लाह ने काम शुरू कर दिया है। नसरल्लाह ने बनाया है प्लान 2006। प्लान 2006 का मतलब इजराइल के सैनिकों को किडनैप करो और गाजा को लेकर डील करो। नसरल्लाह इजराइल को बड़ा खतरनाक सरप्राइज देना चाहता है। प्लान 2006 में इजराइल के सैनिकों को किडनैप करना चाहता है हिजबुल्लाह और उसके टारगेट पर है इजराइल की हे हारिम ब्रिगेड, जिसे सीरिया और लेबनान बॉर्डर पर पहाड़ी इलाकों में तैनात किया गया है। इसलिए नसरल्लाह का ये सरप्राइज लेबनान इजराइल बॉर्डर पर मिल सकता है, जहां एक तरफ है हिजबुल्लाह और दूसरी तरफ है इजराइल की सेना, यानी उसकी हे हारिम ब्रिगेड। हे हारिम ब्रिगेड को खास पहाड़ों पर लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। मार्च 2024 में तैनात की गई हे हारिम ब्रिगेड इजराइल की बाशान डिवीजन के तहत काम कर रही है। इसके टारगेट पर है हिजबुल्लाह की छापामार फोर्स, जो हमेशा इजरायली सैनिकों को किडनैप करने की फिराक में रहती है। 2006 में हिजबुल्लाह ने ऐसी ही किडनैपिंग की साजिश रची थी, जब लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हुए हमले ने अचानक पूरी दुनिया को चौंका दिया था। ये तभी की तस्वीरें हैं। तारीख 12 जुलाई 2006। हिजबुल्लाह के छापामार दस्ते ने रॉकेट से हमला करके इजराइल के गश्ती दल पर हमला किया। इजराइल के 3 सैनिकों को मार डाला और फिर उसके 2 सैनिकों को किडनैप कर लिया। उन्हें छुड़ाने गए सैनिकों को भी हिजबुल्लाह ने ट्रैप में फंसा दिया था और रेस्क्यू टीम के 5 सैनिकों को भी मार डाला था। किडनैपिंग का मकसद था इजराइल की जेलों में कैद अपने लोगों की रिहाई। इसलिए 2006 के बाद 2024 में भी हिजबुल्लाह 18 साल पुराने प्लान के साथ तैयार है। Must initiate a comprehensive hostage release deal which will include ending this war in exchange and return of all the hostages. There are men, women, children and babies being held by Hamas in living hell across our border in Gaza. We will not stop fighting for their freedom. Every decent country in the world would do the same. क्या नेतन्याहू नसरल्लाह के प्लान 2006 से डर जाएंगे या शिकार खुद बनेगा शिकार? मतलब क्या हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को भी किडनैप किया जा सकता है? गाजा, इजराइल और लेबनान का बॉर्डर इस वक्त बहुत एक्टिव है। इजराइल और हिजबुल्लाह लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और अब डर ये है कि हिजबुल्लाह 2006 वाले प्लान को दोहराएगा। 2006 में हुई किडनैपिंग के दौरान इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध भी हुआ था, जिसमें दोनों तरफ बड़ा नुकसान हुआ।
2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 34 दिन तक युद्ध चला था। तब इजराइल के 121 सैनिकों को मिलाकर 160 लोग मारे गए, जबकि हिजबुल्लाह के 250 लड़ाकों समेत लेबनान के 1200 लोगों की मौत हुई थी। यह युद्ध संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद सीज फायर के साथ खत्म हुआ और इजराइल को लेबनान से पीछे हटना पड़ा था। वैसे सवाल ये भी है, क्या इजराइल हसन नसरल्लाह को खत्म करने की तैयारी कर रहा है? इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों में इस बात की चर्चा है कि क्या हसन नसरल्लाह को किडनैप किया जा सकता है। हिजबुल्लाह के इस कमांडर ने कैसे इजराइल की नाक में दम किया हुआ था, आप ऐसे एंटी टैंक मिसाइल वाले हमलों को देखकर समझ सकते हैं। न सिर्फ ऐसे हमलों से हिजबुल्लाह इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ा रहा है, बल्कि बॉर्डर पर तैनात किए गए कई कम्युनिकेशन सिस्टम पर भी धमाके कर रहा है। अब उसका प्लान इजरायली सैनिकों को किडनैप करना है, लेकिन इजराइल को कम आंकना गलती होगी। गाजा में लड़ाई के साथ क्या अगला नंबर हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह का है? क्या इजराइल के टारगेट पर इस्माइल हानिया भी आ चुका है? क्या इजराइल ने अब एक के बाद एक अपने दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया है? करीब 8 महीने से पूरा पश्चिम एशिया एक बड़े युद्ध की चौखट पर बैठा हुआ है। अगर गाजा पट्टी इजराइल की बमबारी में खंडहर बनता जा रहा है, तो उत्तर में इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर मौत का खेल चल रहा है। अब सबका फोकस हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरल्लाह पर है। हसन नसरल्लाह का हेडक्वार्टर लेबनान की राजधानी बेरूत में है। बेरूत में दाहिया नाम का इलाका है, जो हिजबुल्लाह का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। बताया जाता है कि यहीं पर करीब 150 फीट गहरा बंकर है और यहीं 2006 से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का घर है। हसन नसरल्लाह को 2016 के बाद से खुले आसमान के नीचे नहीं देखा गया है, यानी पिछले 8 साल से नसरल्लाह बंकर में ही है। बंकर की सही गहराई और लोकेशन के बारे में सही जानकारी इजराइल को भी नहीं मालूम। आखिरी बार 2016 में हसन नसरल्लाह को पब्लिक के बीच देखा गया था। हसन नसरल्लाह का पब्लिक के बीच आना अचानक होता है, इसके बारे में उसके सुरक्षा कर्मियों को भी आखिरी पलों में बताया जाता है। हसन नसरल्लाह के साथ बंकर में 19 सुरक्षा कर्मी हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन हसन नसरल्लाह को अगर इजराइल टारगेट बनाने में कामयाब रहा तो समझ लीजिए ईरान को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। वैसे नेतन्याहू भी यही चाहते हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश अब पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर बैठा चुकी है। रईसी की जान जा चुकी है। ईरान अब भी इजराइल को शक की निगाह से देख रहा है। वहीं गाजा में जिस तरह की बमबारी हो रही है, उसने पूरी दुनिया को जैसे सख्ते में ला दिया है। हजारों बच्चों की मौत को लेकर इजराइल इस वक्त कटघरे में है और नेतन्याहू अपनी जनता के बीच भी बुरी तरह घिर चुके हैं।